Good morning, students. So today I am going to start my next topic of dimensional analysis, that is the second use of dimensional analysis. So in our previous lecture we had discussed about the first use of dimensional analysis, that is it is used to check the correctness of physical relation. ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो जब हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो आपको जो मैंने उस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप उस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सको. ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सम्स जो है उसके. ठीक है, तो सेकंड जो आपका डायमेंशन एनालिसिस का है वो है, इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो आपका डायमेंशन एनालिसिस है उस पर हम क्या करते हैं कि जो आपका रिलेशन है, कोई भी इक्वेशंस है, जैसे आपको दिया था v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सो यू कैन ईजिली चेक कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो जब हम किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट यूज़ आता है डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके. अब सेकंड में हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, 3-4 आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है और आपको क्या करना है, उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए. ये एक रिलेशन ही है कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलेरेशन पे. तो यहाँ पे मेरे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको गिवन है, यहाँ पे आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फोर्स, मास एंड एक्सेलेरेशन. तो यहाँ से हम देख सकते हैं द फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास एंड इट ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एक्सेलेरेशन. तो ये एक रिलेशन है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, 3-4 या 5 जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें क्या रिलेशन है. ठीक है, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है. जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन ही है, ये रिलेशन ही बता रहा है. तो हम इस रिलेशन में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है. तो हम क्या करते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास ये इक्वेशन दी है, आपको ये इक्वेशन दी है जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, ये भी आपका एक रिलेशन ही है. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में वेलोसिटीज़ है और एक्सेलेरेशन और टाइम है. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन इसमें इस रिलेशन में मेरे पास प्लस साइन यूज़ हो रहा है. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, वहाँ नेगेटिव यूज़ हो रहा है. तो जो आपकी डायमेंशन एनालिसिस है वो रिलेशन इस्टेब्लिश तो करती है. इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, ये रिलेशंस जो है इसमें मेरे पास प्लस दिया है. ठीक है, मतलब आपके पास इक्वेशंस में एडिशन हो रही है दो टर्म्स की, या वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एस में सब्ट्रैक्शन हो रही है दो टर्म्स की. तो डायमेंशन एनालिसिस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस वाली जो इक्वेशंस हैं उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ वेलोसिटीज़ में, एक्सेलेरेशन और टाइम में ये रिलेशन इस्टेब्लिश करूँ, तो you can't use the dimension analysis to establish the relation between these physical quantities. क्लियर, इसका जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो उन फिजिकल टर्म्स में कर सकते हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस वाली इक्वेशंस हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से, तो आपने ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो उसका सेकंड यूज़ क्या आता है, ये आपके सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे. फर्स्ट टाइप के चेक द करेक्टनेस वाले हमने कर लिए हैं, तो उसमें सेकंड में आएगा टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी. दिस इज़ योर न्यूमेरिकल नंबर 1, जहाँ से आप देखोगे कि कैसे हम रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ आपके पास क्या दिया है, ड्राइव डायमेंशनली. ये जो इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है 9th में, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इसी का दे रही हूँ. ठीक है, आपको दिया है ड्राइव डायमेंशनली. ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ड्राइव डायमेंशनली, क्योंकि कई बार बच्चे इस न्यूमेरिकल को जो प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल्स है करेक्टनेस वाले उसके साथ कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, कई बार पूछा होता है चेक द करेक्टनेस, तो उसमें आपको उस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डायमेंशनली इक्वेट करना होता है. ठीक है, इक्वल आने चाहिए. और जब हमें ड्राइव करने के लिए बोला हो या रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोला हो तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ बोला ड्राइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स acting on a particle
ऑफ मास m मूविंग विद एक्सेलेरेशन a इन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो आपको यहाँ बोला है कि एक फोर्स है वो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है जिस पार्टिकल का मास m है और वो a एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ आपको कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ दिख रही हैं? एक आपको फोर्स दिख रही है, वो एक बॉडी पे लग रही है जिसका मास m है, और थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके पास एक्सेलेरेशन है। यानी कि यहाँ पे आपको जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है वो तीन फिजिकल टर्म्स में करना है, एक फोर्स में, सेकंड किस में मास में, और थर्ड किस में करना है एक्सेलेरेशन में। आपको बहुत इजीली पता लग जाता है जब आप न्यूमेरिकल आता है आपके पास। तो यहाँ आपको क्या चीज़ बोली है? फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल पे मास m, मास m पे और एक्सेलेरेशन a पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, द फोर्स डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलेरेशन। ठीक है, फोर्स एक्ट कर रही है ना दो चीज़ों पे, तो यहाँ हमने लिखा फोर्स डिपेंड अपॉन, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, फोर्स में डिपेंड अपॉन मास m एंड एक्सेलेरेशन a। ओके, तो यहाँ पे ये इन दो टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। अब आपने ध्यान रखना है कि मुझे ये गिवन नहीं है कि वो उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है या इन्वर्सली। आप ये तो हमें प्रूव्ड पता है, लेकिन हम अब क्या कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता फोर्स और मास और एक्सेलेरेशन में डायरेक्ट रिलेशन आता है या इन्वर्स। ठीक है, मास ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एक्सेलेरेशन वैल्यू ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो सकती है। यानी कि मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि फोर्स, मास और एक्सेलेरेशन में आपस में डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम ये अभी कंसीडर करते हैं कि जो फोर्स है दैट मे बी, ठीक है, डिपेंड अपॉन मास, ठीक है, मे बी डिपेंड अपॉन मास और मे नॉट बी। ठीक है, फोर्स मे डिपेंड अपॉन एक्सेलेरेशन और इट मे नॉट बी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल में जितनी भी टर्म्स दी हो वो सभी चार टर्म्स दी है तो चार के चार टर्म्स में आपस में रिलेशन होगा, ये कोई कंपल्शन नहीं होती। वो हम लास्ट में देखेंगे कि क्या इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन है या नहीं है। कई बार आपको 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन होगी, 4 में से सिर्फ 3 आपस में रिलेट कर रही होगी, फोर्थ वाले पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दी होगी 3 या 4, उन 3 या 4 के बीच में ही आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, वो लास्ट में हमें जाके पता लगता है कि वो क्या 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन है भी या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, हमें नहीं पता कि इन इन दोनों और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, तो हम इसको अभी सिंपल लिखते हैं कि दैट फोर्स प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मास एंड एक्सेलेरेशन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलेरेशन पे, ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पे ठीक है, हमें पता है m की पावर 1 होती है, a की पावर 1 होती है, लेकिन जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं हमें नहीं पता कि उसके डायमेंशंस क्या होंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी क्या पावर्स होंगी, पावर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो अभी हम क्या कंसीडर करते हैं, जो आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटी दिया है वो प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलेरेशन हमने लिखा, लेकिन इनकी पावर्स भी हो सकती है, जैसे F इज इक्वल टू एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो, क्या पता, या F इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर -1 a रेज टू पावर 3 हो। मतलब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या पता उनकी क्या हो, पावर्स भी हो। तो हमने क्या प्रूव करना होता है, सबसे पहले ये कंसीडर करना होता है कि जो फोर्स है दैट प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलेरेशन, और इनकी कुछ पावर भी हो सकती है, तो इसकी पावर्स को हम कंसीडर करते हैं a और इसको b, या x या y z जो भी आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कंसीडर किया कि लेट m की पावर a है, यानी कि m के डायमेंशंस a है और a के डायमेंशंस b है। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि a जो है वो एक्सेलेरेशन है और ये जो है ये इसकी डायमेंशंस को शो करवा रही हूँ मैं, आप x और y भी ले सकते हो। अब आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एज यू ऑल नो वी प्लेस अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ मैंने k लगाया, देन m रेज टू पावर a एंड a रेज टू पावर b। ठीक है, ये लिख दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये पता करना है कि इन सारी टर्म्स में क्या रिलेशंस है, इनकी डायमेंशंस हैं तो क्या है। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनानी होती है कि फोर्स डिपेंड अपॉन मास, इसके डायमेंशंस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए इसके डायमेंशंस को मैंने a कंसीडर किया और एक्सेलेरेशन के डायमेंशंस को b किया। देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमने रिमूव किया, देन वी पुट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेयर k, ठीक है, वेयर k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट टर्म होती है। और जो ये a और b है दे
दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मास एंड एक्सेलेशंस, ठीक है, इसके डायमेंशंस कंसीडर किया। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दिख रही है उसके डायमेंशनल फार्मूला आप लिखोगे। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, मास का और एक्सेलेशन का, तो आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/t-2, मास का m और एक्सेलेशन का L/t-2। अब आप क्या करेंगे, जो भी डायमेंशनल फार्मूले हैं वो आप इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट करो आप, मास का और एक्सेलेशन अलोंग विद डायमेंशंस। तो जब मैंने वैल्यू पुट की तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/t⁻², के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास का डायमेंशनल फार्मूला m⁻A और एक्सेलेशन का डायमेंशनल फार्मूला L/t⁻² और उसका डायमेंशंस b, ठीक है। अब इसको आप ओपन करेंगे, m⁻A, L⁻B एंड T⁻²B, ये हमने लिख दिया। और अब मैंने आपको करवाया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उसके डायमेंशंस जो होते हैं वो राइट हैंड साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के इक्वल आते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर के इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नाउ कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मास एंड लेंथ, यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम, यहाँ पे टाइम भी आएगा, ठीक है। इनकी पावर्स को आपने क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर को आपने राइट हैंड साइड की मास की पावर के साथ ही कंपेयर करना है। इसको आपने सिमेट्री में लिखना है, mLT, फिर राइट हैंड साइड में पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, तो ऐसे आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो m की पावर 1 है, राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है, a, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस जो है वो बराबर होते हैं, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर 1 है, राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर b है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। देन t⁻² एंड t⁻²b, सो -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, b इज इक्वल टू 1, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है 1, और यहाँ से b इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। a और b क्या है, डायमेंशंस ऑफ मास एंड एक्सेलेशन। सो आपने ये फाइंड आउट कर दिया कि इनके डायमेंशंस ये हैं। देन यूज इक्वेशन नंबर 1, ये देखो, फोर्स इज इक्वल टू k, m⁻A और b की पावर्स आपने निकाल दी हैं, पावर्स आपने पुट की, m⁻1, क्योंकि a का डायमेंशन वैल्यू जो है वो 1 है, डायमेंशन नहीं सॉरी, वैल्यू जो है वो 1 है। एक्सेलेशन की पावर जो थी वो b थी और b की वैल्यू कितनी है 1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास डायमेंशंस, जब सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई, तो F इज इक्वल टू k इंटू एम में आ गया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन ही तो होता है, ठीक है। और आपका k क्या चीज़ होती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपने क्या किया, रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करती है, पर मास की पावर कितनी होती है 1 होती है, और आपस में कैसा रिलेशन होता है इनका, डायरेक्ट होता है। एक्सेलेशन की पावर कितनी है 1, और फोर्स और एक्सेलेशन में भी कैसा रिलेशन आता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। बस आपने क्या चीज़ करनी होती है, इसमें इक्वेशन बनानी होती है, फिर आपने डायमेंशनल फार्मूलाज को पुट करके इक्वेट करना होता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। यहाँ सी नहीं था पर आगे वाली इक्वेशंस में आपको सी भी आएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। जब आपके पास डायमेंशंस की वैल्यू आ जाती है तो आप इजीली क्या करते हो, रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब एक और सम दिया है, ड्राइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है तो फोर्स ही, ठीक है। जैसे आपको टाइम पीरियड बोला था, तो टाइम पीरियड क्या चीज़ है, टाइम ही है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो टाइम का आएगा। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, अर्थ की वजह से जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस होती है, तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो एक्सेलेशन का होता है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला वेव लेंथ, वेव की लेंथ, तो वेव लेंथ में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वेव लेंथ मतलब जो आपकी लेंथ है वेव की, तो जो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही वेव लेंथ का आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का थोड़ा सा देख लो क्या चीज़ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स 9th में भी आपने की है कि अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है
और आपने क्या करना है, उसको स्ट्रेट पाथ से मूव करवा के कैसे घुमाना है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है। तो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हमें कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स विच इज यूज्ड और विच कंपेल द पार्टिकल टू लीव इट्स स्ट्रेट पाथ, उसके स्ट्रेट पाथ को, किसी भी पार्टिकल को कंपेल करती है कि उसकी कौन से पाथ को छोड़े, स्ट्रेट पाथ और लीनियर पाथ को लीव करके इट विल कंपेल दैट पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स ही होती है। अब यहाँ बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो आपने इन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो आपको यहाँ गिवन है फोर्स एक्टिंग ऑन अ, किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे, और थर्ड किसकी चीज़ है, रेडियस। तो यहाँ आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं। तो सबसे पहले आपने रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो फोर्स में डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, जो आपको इक्वेशंस गिवन है। अब यहाँ पे इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ डायमेंशंस भी हो सकते हैं, ए बी सी। तो मैंने इसके डायमेंशंस लिख लिए ए बी सी। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके यू प्लेस अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नाउ यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। नाउ पुट द डायमेंशनल फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर 1, देन यू विल गेट दिस। अब ये बिल्कुल ध्यान से लिखना है। फोर्स का mlt-2, k रिमेन्स सेम, m कैपिटल M आ जाएगा, इसकी पावर a, वेलोसिटी का lt-1 रेज टू पावर b, रेडियस का l रेज टू पावर c। अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिमेट्री में ही लिखी है mlt। राइट हैंड साइड आप पहले ओपन करेंगे, फिर उसको मास, लेंथ और टाइम ऐसे सिमेट्री में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब मैं ओपन करूँगी, m रेज टू पावर a सेम रहेगा, l रेज टू पावर b सेपरेट हो जाएगा, t रेज टू पावर माइनस b सेपरेट, देन l रेज टू पावर c, ठीक है। देन mlt-2 इज इक्वल टू k, m रेज टू पावर a। यहाँ पे एक लेंथ की वैल्यू ये है और एक लेंथ की वैल्यू ये है। एज यू ऑल नो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। देन l रेज टू पावर b प्लस c, देन t इज इक्वल टू माइनस b। तो यहाँ आप सिमेट्री में लिखेंगे। और एक और बात, यहाँ मैंने लिखा मास, वेलोसिटी और रेडियस। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ऐसे सिमेट्री में लिखोगे। रेडियस पहले भी लिख सकते हो आप, रेडियस की पावर a भी लिख सकते हो, वेलोसिटी की पावर c भी लिख सकते हो, पर ऐसा सिमेट्री में नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मास, वेलोसिटी, a b c, आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिया। और कई बार जब हम सॉल्व करते हैं ऐसे भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ऐसे दिया होगा lt-2, राइट हैंड साइड दिया होगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर c, ऐसी वैल्यू दी है। तो आपने जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना होता है तो मास की पावर को मास के साथ कंपेयर करना होता है, लेकिन यहाँ तो मास दिया ही नहीं है। तो मैंने आपको लिखना सिखाया, अगर मास नहीं है तो हम इसको m रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी मिसिंग है तो उसकी पावर आप 0 लिख के यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ मैं सॉल्व करके यहाँ पहुँच गई। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, देन यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l रेज टू पावर b प्लस c, देन t रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू माइनस बी। तो डायमेंशंस -2 इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आपने a और b की वैल्यू निकाल दी। अब आपने क्या चीज़ निकालनी है, क्योंकि आपके पास 3 टर्म्स है ना, a b c, तो a और b की निकाल दी, अब c की बची। तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ से यूज़ की 2 प्लस c, सो c इज इक्वल टू -1। तो यू हैव 3 वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है, ए बी सी आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। देन यू कैन राइट f इज इक्वल टू के, m की पावर a एंड a इज इक्वल टू 1, b रेज टू पावर b है तो b का वैल्यू 2 है आपके पास, देन c r रेज टू पावर -1। तो यहाँ मेरे पास m v² r रेज टू पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में लेगी। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बना,
फोर्स एक सिंपल टर्म है, जो सिंपल फोर्स होती है दैट इज, उसका फॉर्मूला आता है एम, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या बना, के इज इक्वल टू, के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, के इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर. So centripetal force directly depend upon mass, directly depend upon square of the velocity and inversely proportional to radius of the circle. ठीक है, दीज आर योर सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके सीबीएसई में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस. तो यहाँ आपने यहाँ लिखा है मैंने, द वेवलेंथ एसोसिएटेड लैम्डा एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, शो डायमेंशनली. अब यहाँ मैंने एक लिखा शो डायमेंशनली. ठीक है, शो मतलब आपने प्रूव करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आता है. के वैसे ही रहेगा यहाँ पे, अगर के आएगा कॉन्स्टेंट टर्म. तो वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही जो लेंथ का होगा. क्लियर, मास वेलोसिटी. अब प्लैंक्स कांस्टेंट नई टर्म आई है, तो यहाँ मैंने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया. फॉर्मूला लिखा है सिंपल, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे. तो यहाँ आपको सिंपल सी चीज़ दी है कि लैम्डा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और एच पे. तो यहाँ लिखेंगे आप ए बी एंड सी और आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे. ठीक है, और अब सॉल्व करके ये इसके इक्वल आना चाहिए. ठीक है, और के भी हो सकता है यहाँ पे. नेक्स्ट, the time period of oscillation of a pendulum, assuming that this time period depend upon length of the pendulum, acceleration due to gravity. तो यहाँ पे क्या बोला है, जो आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हमेशा याद रखना, आप कैपिटल टी से लिखेंगे. टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी पावर आप ए लिखेंगे, इसकी पावर आप बी लिखेंगे. क्लियर, लेंथ और जी की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन यहाँ पे एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप वही यूज़ करेंगे जो किसका होगा, एक्सेलेशन का होगा. और आपने इसको सॉल्व करना है, उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, इसका रिजल्ट आना चाहिए टी इज इक्वल टू के अंडर द रूट एल बाय जी. ये सोल्यूशन आना चाहिए. ठीक है, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस.